नमस्कार, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। इस टॉपिक का नाम है हैबिट्स फॉर सक्सेस। सक्सेस यानी कि सफलता। हम सब के लिए सफलता की डेफिनेशन जो है वो अलग है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके लिए सफलता की डेफिनेशन शायद ये हो सकती है कि आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट परवरिश प्रोवाइड करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छे मार्क्स स्कोर करना, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप आपकी हो, एक महारत हासिल हो, तो ये आपका एक गोल हो सकता है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका गोल यही होगा कि स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आएँ, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट्स में एक एक्सीलेंस अचीव करें। और एक लॉन्ग टर्म गोल टीचर्स का ये भी होता है कि स्कूल का, पेरेंट्स का और इस देश का नाम जो है वो बच्चे रोशन करें। कहने का मतलब ये है कि सफलता की डेफिनेशन सभी के लिए अलग है, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर उन आदतों को हम हमारे जीवन में अडॉप्ट करें, उन आदतों को अगर हम फॉलो करें, तो अलग अलग जो हमारे टारगेट्स हैं वो सारे टारगेट्स, वो सारे गोल्स हम इजीली अचीव कर सकते हैं। आज इसी विषय पर मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं भव्यदीप सिंह जेठवा और सुमन भाई पटेल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मासूम विद्यालय, ओसम पाठक स्कूल, ओम विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट, न्यू ओम शांति विद्यालय के पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच भव्यदीप सिंह और सुमन भाई पटेल। वैसे मैं बता दूं कि भव्यदीप सिंह और सुमन भाई पटेल जो हैं उनके साथ मेरा एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है, हमारे फैमिली रिलेशन है, और ये सेकंड जनरेशन है कि हम जुड़े हुए हैं। मेरे फादर और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अच्छे दोस्त थे, आज भी हैं, और हम भी जब भी मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं एंड वी गेट अलोन विथ ईच अदर वेरी वेल। तो इस रिलेशन से मैं अपने आप को ये मासूम विद्यालय, ओसम पाठक स्कूल, ओम विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट एज वेल एज न्यू ओम शांति विद्यालय की ये पूरी जो टीम है उसी का ही एक पार्ट अपने आप को मानता हूँ। मेरे बारे में एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे दूं। स्टडी आईक्यू एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी और दूसरी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी आईक्यू एजुकेशन। तो इसमें मैं एक सीनियर फैकल्टी के साथ साथ चैनल डायरेक्टर भी हूँ। मैंने मेरी पढ़ाई जो है वो मास्टर्स किया है मैंने मैनेजमेंट से, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूके में से, और बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मेरे पास अनुभव भी हैं। मुझे किताबें पढ़ना पसंद हैं, जंप रोप्स पसंद है, बॉक्सिंग, ये सारी कुछ मेरी हॉबीज़ हैं। डिस्कशन की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक फैक्ट के साथ, राइट। उसके बाद मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी भी शेयर करने वाला हूँ। फैक्ट ये है कि हमारे दिन में, एक दिन में, क्या आपको पता है 40 से लेकर 45% जितनी चीज़ें जो हम करते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैबिट की वजह से होती हैं ऑटोमेटिकली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आप इस एग्जांपल को रिलेट कर पाएंगे। आजकल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सभी के पास, हम सब के पास स्मार्टफोन्स होते हैं। बहुत सारे लोगों की ये हैबिट है, ये आदत है कि सुबह उठकर वो पहला काम जो है वो नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं, राइट। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के सारे नोटिफिकेशंस को देखेंगे, और फिर ये सारे प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन ही कुछ इस प्रकार से हैं कि आप उसमें पता भी नहीं चलेगा, 30-40 मिनट्स जो हैं वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, काम पर जाने के लिए लेट हो रहे हैं, और फिर हड़बड़ी में नाश्ता करेंगे, जल्दी से जल्दी स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये हैबिट्स जो हैं, ये 40-45% चीज़ें जो ऑटोमेटिकली हमारे दिन में होती हैं, अगर ये 40-45% को अगर हम चेंज कर सकें तो मेरा मानना है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, कन्विक्शन के साथ मैं कह सकता हूं कि 40-45% चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लें, ये ऑटोमेटिक चीज़ों को अगर हम नई हैबिट में कन्वर्ट कर लें, तो सक्सेस को हासिल करना इतना कोई डिफ़िकल्ट भी बात नहीं है।
चलिए बात करते हैं हैबिट की ताकत के बारे में। एक रियल इंसिडेंट है, ये एक रियल स्टोरी है। 1908, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। 1908 से लेकर 2008 तक इंग्लैंड की जो साइकिलिंग टीम है, उन्होंने इस 100 साल के टाइम में ना तो कोई ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। एक बहुत बड़ी साइकिल की रेस होती है टूर डे फ्रांस, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। तो टूर डे फ्रांस में भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट जो हैं उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ख़राब था। एक ऐसा वक्त भी आ गया कि यूरोप की बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, साइकिल बनाने वाली कंपनीज, वो ब्रिटिश साइकिलिस्ट को अपनी साइकिल बेचने से भी मना कर देते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो ब्रिटिश साइकिलिस्ट हैं ये कॉम्पिटिशन्स तो जीतते नहीं हैं, और अगर हमारी इतनी अच्छी ब्रांड वाली साइकिल हम अगर उनको देंगे तो बहुत सारे कैमराज उनको देखेंगे और फिर ये लोग हार जाएंगे, तो फिर हमारी जो अच्छी साइकिल हैं, हमारी जो ब्रांड है, इनका नाम भी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी इंग्लैंड की साइकिलिंग टीम की। 2003 में एक बड़ा बदलाव किया गया। वैसे देखा जाए तो एक छोटा सा बदलाव था। एक व्यक्ति, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है डेव ब्रेल्सफोर्ड। डेव ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग के कोच के तौर पर या फिर एक डायरेक्टर के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया 2003 में। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि आपको आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव करने हैं तो आप क्या कहेंगे? मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से कि आप हर रोज़ 10 बजे उठते हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, या फिर आप लेट्स से अगर 6 बजे उठकर स्टडीज़ करेंगे या फिर अपना वर्क करेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो ये करने के लिए अगर मैं आपको मोटिवेट करूं तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन या फिर 1-2 हफ्ते जो हैं वो आप 6 बजे उठ भी जाएंगे, लेकिन फिर से धीरे धीरे आप बैक टू अपना जो 10 AM का, सुबह 10 बजे का जो टाइम था, उस टाइम में आ जाएंगे। थोड़ी देर आप फिर से ये कोशिश करेंगे, 2-3 दिन और आपको सक्सेस मिलेगा, उसके बाद फिर से एक नॉर्मल हैबिट हो जाएगी, और फिर हम ये मान लेंगे कि हमसे जो हैं सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, मैं तो रात को देर तक जाग कर सारा काम जो है वो कर लेता हूँ या फिर कर सकता हूँ। इज़न्ट इट? द रियलिटी इज़ के 10 बजे से अगर आपको अपना टाइम लेट्स से 6 बजे करना है, और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल के ज़माने में यही कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। तो प्रॉब्लम यह है कि हम क्या करते हैं कि हम 10 बजे से डायरेक्ट 4 आवर का एक जंप लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो डेव ब्रेल्सफोर्ड हैं, उनकी थियरी है द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए। डेव ब्रेल्सफोर्ड ये मानते हैं कि आप 1% का बदलाव कीजिए, 100% के बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जस्ट 1% चेंज। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो साइकिल्स थी, साइकिल्स की सीट को और ज़्यादा कंफर्टेबल करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़बरदस्त नई सीट्स बनाई, उन्होंने साइकिल की सीट में 1% ज़्यादा अगर कंफर्टेबल वो हो सकती हैं तो वो करने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे बेड्स बनाए, उन्होंने ऐसी जो हम कहते हैं कि गद्दे, तो ऐसे गद्दे ऑर्डर किए कि अगर कोई एक एथलीट जो है वो उसमें 6 घंटे आराम करेगा तो उसको नॉर्मल गद्दों में आराम करने से लेट्स से आपको 70% रिलैक्सेशन होगा। तो नए जो गद्दे उन्होंने मंगवाए तो उनसे 80% या लेट्स से 70%, 71%, 1% ज़्यादा उनको आराम मिले। तो ऐसे 1-1% के अलग अलग जगहों पर साइकिल के जो टायर्स थे उनके ऊपर एक खास लिक्विड लगाया जाता था, जिससे साइकिल की जो ग्रिप है वो 1% या फिर 2-3% और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो ऐसे 1-1% के बदलाव जो हैं उन्होंने किए। उन्होंने इनफैक्ट जो एथलीट्स जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को भी और ज़्यादा लाइट बनाने की कोशिश की, उनको और ज़्यादा ब्रीथेबल बनाने की कोशिश की। तो ये अलग अलग एंगल पर, अलग अलग जगहों पर उन्होंने बदलाव किए। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो ट्रक्स में साइकिल एक जगह से, ये जो साइकिल होती हैं, जो कंपटीशन की साइकिल है ओलंपिक गेम्स में, टूर डे फ्रांस में, तो ये साइकिलों की कीमत भी करोड़ों रुपए में होती है, स्पेशली डिज़ाइंड होती है उन एथलीट्स के लिए। तो इनको आप ऐसे ही रोड पर नहीं ले जा सकते, उनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर एक बहुत बड़े कंटेनर में इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो ये कंटेनर के जो अंदर का पार्ट है उसको भी उन्होंने वाइट कलर में
पेंट करवाया, ताकि छोटी से छोटी भी डस्ट जो है वो उनको हम पकड़ सके, या ताकि साइकिल के पार्ट्स के ऊपर कम से कम डस्ट जो है वो जमा हो। तो ये सारे छोटे छोटे बदलाव उन्होंने किए और उनको वो कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। क्या आपको पता है कि ये छोटे छोटे बदलाव की वजह से 2008 में 60% जितने जो गोल्ड मेडल्स हैं वो ब्रिटेन की टीम ने जीते। 2012 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी लंदन में, तो ये गेम्स में 9 ओलंपिक मेडल्स उनको मिले और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो ब्रिटेन की टीम ने तोड़े, ब्रिटेन के साइकिलिस्ट ने तोड़े। तो क्या उन्होंने, जो हम नॉर्मली करते हैं कि 10 बजे का जो मैंने एग्जांपल दिया और 6 बजे उठना है, तो डेव ब्रेल्सफोर्ड अगर होते तो वो क्या करते, वो कहते हैं आपको कि आप 9:45 को उठिए, 2-3 दिन या फिर एक हफ्ता 9:45 को उठने की कोशिश कीजिए। कुछ टाइम के बाद जब आपका ये नॉर्मल सेट हो जाए तो 9:30 कर दीजिए टाइम, उसके बाद 9:15 कर दीजिए। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक ऐसा वक्त आएगा जब आप 7 या फिर 6:30, 6:15 और धीरे धीरे आप 6 बजे की सुबह उठने की आदत जो है वो आपके जीवन का पार्ट बन जाएगी। सेम थिंग हैपन्स विथ आइस एज वेल। आप कभी भी ये चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। आप रेफ्रिजरेटर में से जब भी कोई बर्फ़ निकालते हैं तो उसको टेबल पर रख दीजिए। ऑल ऑफ द सडन ये बर्फ़ जो है वो पिघलने की शुरुआत नहीं होगी, लेकिन टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट तक जब ये बर्फ़ पहुंच गया उसके बाद बर्फ़ पिघलने की शुरुआत हो जाएगी। सेम थिंग हैपन्स विथ आवर हैबिट्स एज वेल। मान लीजिए कि अगर हम ये ग्राफ बना लें, तो लेट्स से कि ये एक नई हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ से आपकी एक नई हैबिट जो है वो डेवलप हो जाएगी। जो भी गोल आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बदलाव के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े स्टेप्स उठाएं, छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं, अगर आप उनके जीवन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो आपकी तरह स्टूडेंट्स थे, मेरे और आपकी तरह स्टूडेंट्स ही थे वो, लेकिन वो ऑल ऑफ द सडन राइटर नहीं बने। जेम्स क्लियर नाम के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, जेम्स क्लियर उनका नाम है, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है, इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स, ये हैबिट्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब के जो राइटर हैं वो जब कॉलेज में थे तो उस टाइम पर वो रोज़ 1-2 पेज जो हैं वो कुछ ना कुछ लिखते थे। जब तक उनकी कॉलेज ख़त्म हुई, 3-4 साल जब उन्होंने यूएसए में पढ़ाई ख़त्म की, तो पता चला कि वो आर्टिकल्स लिखने के काबिल बन गए और फिर उन्होंने आर्टिकल्स लिखने की शुरुआत की और फिर वो एक बहुत बड़े राइटर बन गए। तो क्या वो राइटर थे? नो, वो राइटर नहीं थे, वो सिर्फ हर रोज़ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखते थे, और यही उनकी जो एक रेगुलर हैबिट थी, उस हैबिट ने उनको एक बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस राइटर बना दिया। फिर बात आती है गोल की, राइट। हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं, फिर टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी खुद अपनी तरह से गोल्स सेट करते हैं। जो कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, तो हर कोई अपने अपने गोल्स जो हैं वो सेट करता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कभी आपने सोचा कि एक विनर और एक लूज़र दोनों के गोल्स जो हैं वो सेम ही होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा स्टूडेंट जो एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन को पास करने की कोशिश कर रहा है, उनका गोल है कि ये एग्ज़ाम को वो पास कर लें, और एक ऐसा स्टूडेंट है, एक ऐसा स्टूडेंट है वो भी इस एग्जामिनेशन को पास करना चाहता है, लेकिन एक स्टूडेंट पास हो जाता है और दूसरा स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाता है। दोनों के गोल्स क्या थे? दोनों को वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम को पास करना था। पेरेंट्स में भी ये होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे जो हैं वो एक्सेल हों, दूसरे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो एक्सेल करे कोई भी फील्ड में, लेकिन पता चलता है कि वो गोल जो है वो अचीव नहीं कर पाते। विनर और लूज़र दोनों के गोल्स तो सेम थे, लेकिन ये अचीव जो है वो क्यों नहीं कर पाए, वो गोल्स जो हैं वो अचीव क्यों नहीं कर पाए? उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हम जो हैं गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, सिस्टम के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। सक्सेस के लिए जो भी सिस्टम्स चाहिए, जो भी गोल्स सेट करना एक अलग बात है, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक सिस्टम आपको डेवलप करनी चाहिए,
उस सिस्टम के ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर है, ये जो कार्टून है, राइट, ये एक बहुत ही फेमस कार्टून है। इस कार्टून का नाम है डिल्बर्ट। डिल्बर्ट कार्टून के जो जिन्होंने इस कार्टून को प्रोड्यूस किया है उनका नाम है स्कॉट एडम्स। स्कॉट एडम्स ये कहते हैं कि गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट यू वांट टू अचीव, सिस्टम्स आर अबाउट द प्रोसेसेस दैट लीड टू दोज रिजल्ट्स। गोल्स जो हैं वो हम अचीव करना चाहते हैं, जो रिजल्ट्स हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम्स जो हैं वो वे सारी प्रोसेसेस हैं जिनके माध्यम से हमारे गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। तो मंत्रा जो है सक्सेस का, आदतों को बदलने का, वो ये है कि हमें हमारी सिस्टम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि हमारे सिर्फ गोल्स के ऊपर। गोल्स को सेट करना इंपॉर्टेंट है, राइट, कि इस साल एग्जामिनेशन में मैं 80% हासिल करना चाहता हूँ, ये मेरा एक गोल हो सकता है। लेकिन अब इस 80% को हासिल करने के लिए मुझे सिस्टम क्रिएट करनी पड़ेगी, कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये सारी सिस्टम्स को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, इज़ इट। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हमारी आदतें हैं, ये जो हमारी सिस्टम्स हम क्रिएट करना चाहते हैं, उसके पीछे किस प्रकार का साइंस काम करता है। उसका साइंस जो है वो हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप 3 ऐसे सर्कल्स जो हैं उसके माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। ये 3 सर्कल्स हो गए। ये आपका आईडी है। आईडी यानी कि आप अपने आप को किस प्रकार का व्यक्ति मानते हैं, किस प्रकार का व्यक्ति आप आईने में देखते हैं। तो आप ये मानते हैं कि आप लेट उठने वाले व्यक्ति में से हैं, आप अर्ली उठने वाले व्यक्ति में से हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं। कई लोगों का ये होता है कि वो कहते हैं कि जब भी मुझे किताबें पढ़ने का, मुझे लगता है कि मैं किताब पढ़नी चाहिए, वो एक अच्छी बात है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल सकती हैं। लेकिन जब भी मैं किताब को हाथ में लेता हूँ, 1-2 पेजेस जब भी पढ़ता हूँ, तब मुझे नींद आ जाती है। तो ये रियली में वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी एक आईडी इस प्रकार से बना ली है। उनकी आइडेंटिटी क्या बन गई है कि मैं किताब नहीं पढ़ पाता, मैं जब भी किताब अपने हाथ में लेता हूं तो मुझे नींद आ जाती है। ये हो गया आपका फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर है प्रोसेसेस, कि आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो करते हैं कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। और थर्ड जो चीज़ है वो है आपका रिजल्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं आउटकम, रिजल्ट, ये सारे अलग अलग नाम हैं, गोल्स, राइट, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं। आइडेंटिटी इज़ व्हाट यू बिलीव, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं। प्रोसेस जो है वो ये है कि आप क्या करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। और आउटकम है कि क्या रिजल्ट, आपको जो भी आपने काम किया, जितना आपने इनपुट डाला उतना ही आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अगेन ये 3 सर्कल्स आप बना लें। तो अगर आपको अपने आप को बदलना है, आपकी आदतों को बदलना है, जो 40-45% चीज़ें ऑटोमेटिक होती है दिन में, इनको बदलना है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम ये गोल सेट करते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहूँगा या फिर उठूँगा। तो ये हो गया आउटकम। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो फिर आप कभी भी ये गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने शुरुआत जो की थी वो की थी यहाँ से। आपने गोल सेट किया, गोल के बाद प्रोसेस सेट की, और फिर आप अपना आईडी जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आईडी से शुरुआत करें, अगर आप अपने आप को कहें कि मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ, मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता हूँ, राइट, एक बार आपने ये मान लिया, तो फिर आप प्रोसेस सेट करेंगे कि अब सुबह उठने के लिए या फिर किताबें पढ़ने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस सेट होगी, और प्रोसेस जब आप सेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। कहते हैं कि सबसे बड़ा बैरियर जो होता है एक व्यक्ति के लिए, एक टीम के लिए, एक सोसाइटी के लिए, वो आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट है कि हम अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं, वो सबसे बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम अपने आप को एक थका हुआ, हारा हुआ इंसान मानेंगे, तो फिर उसी प्रकार की प्रोसेस और उसी प्रकार के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, फ़िलहाल मैं एक अच्छा राइटर नहीं हूँ, फ़िलहाल मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, फ़िलहाल मैं एक अच्छा व्यक्ति या फिर एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं हूँ, इट्स ओके, लेकिन मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूँ, आई कैन बी सक्सेसफुल, ये अगर विश्वास आप अपने आप को बताएं, पैदा करें आपके अंदर, तो फिर धीरे धीरे करके प्रोसेसेस जो हैं वो चेंज होने लगेगी। और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी कंडक्ट की गई है। वंस ए पर्सन बिलीव्स
in a particular aspect of their identity, they are more likely to act in alignment with that belief. एक बार आपने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया, एक बार आपने मान लिया कि आप ये कर सकते हैं, उसके बाद आपको अगर प्रोसेस की तो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे. हैबिट्स आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समथिंग. हैबिट्स का मतलब यह नहीं है कि किसी चीज़ को सिर्फ हासिल करना, वो एक बहुत ही छोटी डेफिनेशन हो जाएगी. हैबिट्स का रियल मतलब यह है कि अपने आप को उस व्यक्ति में तब्दील करना, उस व्यक्ति में कन्वर्ट करना. कि कोई बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप आज से ही अगर मान ले कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर आज से ही मैं मान लूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या क्या करूँगा, तो फिर आप ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे कि आप पढ़ाई में आपका ध्यान जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो भी प्रोफेशन, जो भी आपका गोल है वो अचीव करना आसान हो जाएगा. और फिर आपको धीरे धीरे छोटे छोटे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे. रिजल्ट्स जो हैं वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. छोटे छोटे रिजल्ट्स, बड़े बड़े रिजल्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन छोटे छोटे रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल, एक एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक व्यक्ति थे. इन्होंने 1898 में एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे केजेस बनाए. इन केजेस में वो बिल्लियों को उसके अंदर केजेस में डाल देते थे, केजेस को लॉक कर देते थे, और केजेस को खोलने के लिए एक ख़ास उसमें एक बटन था, एक प्रकार का लीवर था, एक पेडल था, जिसके ऊपर अगर प्रेस किया जाए तो दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा. और केज के बाहर वो रखते थे एक दूध का एक कटोरा रखते थे. तो नेचुरली बिल्ली जो है वो इसके अंदर केज में जब भी किसी बिल्ली को आप डालेंगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और बाहर अगर दूध है तो बाहर निकलने की जो कोशिश है वो और ज़्यादा उनकी बढ़ जाएगी. तो धीरे धीरे बिल्लियाँ जो हैं वो सीखने लगी कि एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर उन्होंने पाँव रखा तो फिर केज का गेट जो है वो खुल जाएगा और फिर वो बाहर निकल पाएंगी. उसके बाद ये जो उनकी बिल्लियाँ थी वो इतनी यूज्ड टू हो गई कि उनको आप केज के अंदर डालें, केज को बंद करें, एक ही सेकंड में बिल्ली जो है उस चीज़ के ऊपर अपना पाँव रख देगी और बिल्ली जो है वो बाहर निकल जाएगी. तो ये क्या हुआ, ये चीज़ जो है ये एक ऑटोमेटिक चीज़ बिल्ली के दिमाग ने ऑटोमेटिकली डेवलप कर ली, क्योंकि बिल्ली को पता था कि ये बटन अगर प्रेस किया गया तो केज खुलेगा और उसके बाद उनको मिलेगा दूध. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि अच्छी हैबिट्स जो हैं उसके थोड़े थोड़े रिजल्ट्स जब भी आपको देखने को मिलेंगे तो ये आपको एक फ्यूल की तरह, एक मोटिवेशन की तरह आपके लिए, आपके जीवन में काम करेंगे. फिर एक है कि आदतों को कैसे बदला जाए, राइट. कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम आदतों को बदल सकते हैं. तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो लाइन है, आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन, तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बुक्स रीड करनी है, राइट. आप पेरेंट के तौर पर भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो फ्री टाइम में बुक्स रीड करते हैं. तो आप ये कर सकते हैं कि आई विल रीड, आई विल रीड एट, एक टाइम फिक्स कर लिया कि मैं रोज 9 बजे 9 PM आई विल रीड एट 9 PM इन माई लिविंग रूम. फॉर एग्जांपल कि हमारा जो लिविंग रूम है या फिर स्टडी रूम है, बेडरूम है, वहाँ पर मैं किताब पढ़ूंगा. आपने जो बिहेवियर है उसका नाम लिख लिया, दैट इज़ रीडिंग. या फिर एक्सरसाइज, कई लोगों को सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी पसंद है, तो यू कैन डू दिस थिंग कि आई विल एक्सरसाइज एट 6 AM और 5 AM और 5:30, जो भी टाइम आपको पसंद है वो टाइम लिख दीजिए. और लोकेशन इन द जिम, अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन है तो जिम नहीं है, तो पार्किंग में, गार्डन में, नया जो पार्क नज़दीक में कोई भी पार्क है तो वहाँ पर जाकर आप एक्सरसाइज करेंगे. तो ये चीज़ें जब आप लिखेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइपिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल पेपर के ऊपर पेन लेकर, पेंसिल लेकर लिखना, तो इससे आपकी मसल मेमोरी और सारा आपका बॉडी, आपकी आंखें, आपका ध्यान जो है उस राइटिंग में रहेगा. तो एक बहुत ही डीप लेवल तक आप मैसेज भेज रहे हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा. और ये चीज़ अगर आप करते जाएंगे, राइट, ये लिखते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो आपकी आदत बन जाएगी. और एक बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति है हमारे दिमाग की कि अगर आपने कोई चीज़ इस प्रकार से लिखी है तो उस टाइम पर आपको ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो है वो घड़ी के ऊपर जाएगा कि चलो 9 बज गए, अब मेरी किताब पढ़ने का वक्त जो है वो हो गया है. या फिर 9 में अब 10 मिनट की ही देरी है, तो मुझे सारी चीज़ें ख़त्म करके किताब पढ़ने का टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आई विल डू दैट थिंग. तो मोटिवेशन जो है वो प्रॉब्लम नहीं है. जनरली लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल लेक्चर, मोटिवेशन करना है. मोटिवेशन हम सब के अंदर है, प्रॉब्लम है क्लैरिटी का. अगर चीज़ों को आप क्लियरली नोट डाउन कर लें तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उस चीज़ को करेंगे. फिर एक चीज़ है जिसको कहते हैं हैबिट स्टैकिंग. ये भी इसी प्रकार से है कि आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट.
कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठकर अगर आपको मोबाइल चेक करने की आदत है और उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो यू कैन डू दिस थिंग कि आफ्टर वेकिंग अप, आफ्टर कि सुबह उठने के बाद, उठना जो है वो आपकी एक करंट जो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि उठने के बाद मोबाइल फ़ोन को आपने रात में ही दूर रख दिया, कबोर्ड के अंदर रख दिया, तो सुबह उठकर आप क्या करेंगे कि आफ्टर, आपने नोट डाउन कर लिया कि आफ्टर वेकिंग अप आई विल एक्सरसाइज, ये लिख लिया आपने, और उसको और स्पेसिफिकली आप लिख सकते हैं। या फिर एक्सरसाइज करने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूँगा, 2 मिनट मेडिटेशन के बाद मैं कोई ऐसा अच्छा कोट है वो पढ़ूंगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग विश करना, अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग विश करना, या फिर अपने जो भी कोई दोस्त हैं उनको गुड मॉर्निंग विश करना, एक्सेट्रा, जो भी ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़, या फिर प्रार्थना करना, प्रेयर करना, ये भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि एक्सरसाइज के बाद मैं मेडिटेशन के बाद आई विल टेक ए बाथ, उसके बाद मैं प्रेयर करूँगा। तो ये एक हैबिट स्टेक करना, स्टेक यानी कि एक के बाद एक चीज़ों को आप एक के बाद एक जो है उसकी एक पाइल बना रहे हैं, उसके एक के बाद एक स्टेप्स बना रहे हैं। तो ये अगर आप कर लेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि बुरी आदतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप ये व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि आप एक अनजान शहर में फॉर वट एवर रीज़न आप वहाँ पर ट्रेन के माध्यम से या बस स्टैंड में से आप बाहर निकल रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, उस शहर में आप किसी को नहीं जानते, और जैसे ही आप बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि एक बहुत ही सुनसान गली है, वहाँ पर कोई नहीं है, और वहाँ पर आपको एक किसी भी एक कॉर्नर में 3-4 लोग जो हैं वो खड़े हैं, वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? ध्यान रखिए कि आप एक अनजान शहर में हैं। ऑफ कोर्स नेचुरली आपके अंदर एक फियर जनरेट होगा, फियर ऑफ अननोन। आपको पता नहीं कि वो लोग कौन हैं, शायद वो बहुत ही अच्छे लोग हो सकते हैं, वो किसी एक अच्छी फैमिली मैटर के ऊपर शायद वो बात कर रहे हैं, या फिर कोई अच्छी ऐसी कोई बात हुई उनके परिवार में कि वो उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और हैप्पीनेस को शेयर कर रहे हैं। लेकिन एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि आपके अंदर भय पैदा होगा। यही रोल होता है हमारे नज़दीकी एनवायरनमेंट का। अगर आप एक लाइब्रेरी में जाएंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अगर आप बोर्डम फील कर रहे हैं, कई बार घर पर हैं आप, अब बोर्डम फील हो रहा है, तो वाई डोंट गो टू ए लाइब्रेरी। या फिर आपके नज़दीक में ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पढ़ाई में पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करते हैं, तो ये इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे तो नेचुरली यही एनवायरनमेंट आपको मोटिवेट करेगा। यहाँ पर एनवायरनमेंट ने आपके अंदर भय पैदा किया, तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट जो है वो आपके अंदर क्षमता पैदा करता है। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एनवायरनमेंट मैटर करता है। और घर पर जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है, जो पेरेंट्स जो हैं उनके लिए भी ये है कि घर पर भी हमें ऐसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के ऊपर जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, मेडिटेशन, जो भी चीज़ें हैं, उनको ट्रिगर्स मिले, ऐसी चीज़ें उनको मिले जिससे उनका जो पूरा माहौल है, एनवायरनमेंट ऐसा मिले कि वो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली करने लगे। आपने कई बार देखा होगा आजकल हमारे शहरों में भी बड़े बड़े ऐसे शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, तो शॉपिंग मॉल्स में जानबूझकर कुछ ही ऐसे टिल्स जो हैं वो खुले रखे जाते हैं और एक लंबी क्यू भी जनरेट की जाती है। रिटेल मैनेजमेंट में बहुत सारा प्रॉफिट इस लंबी क्यू से भी कमाया जाता है। जानबूझकर वो लोग जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से बड़ी बड़ी चॉकलेट्स जो हैं वो इस प्रकार से इस क्यू के जो जहाँ पर हम लाइन पर खड़े रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिसकी कीमत शायद इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को लेकर गए हैं या फिर अकेले भी गए हैं तो भी आपका भी मन कर जाएगा कि चलिए एक चॉकलेट खा लेते हैं या फिर इसको ऐसी कोई भी चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। तो ये एनवायरनमेंट का ही एक रिज़ल्ट है। आपने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं। जनरली लोगों को वेट करना पसंद नहीं है। जब हम वेट करते हैं तब हम इधर उधर देखते हैं और हमारा ध्यान जो है वो इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर चला जाता है और लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार जो है वो इस एनवायरनमेंट से बहुत सारे रिटेल स्टोर्स जनरेट करते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा फैमिली और फ्रेंड्स का जो एक रोल है उसके बारे में। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है लेस्लो पोलगार। लेस्लो पोलगार एक ऐसे व्यक्ति थे जो मानते थे
वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे और उनका मानना ये था कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दे, प्रॉपर एजुकेशन दे, तो वो किसी भी फील्ड में एक्सेल हासिल कर सकता है, वो टॉप तक पहुंच सकता है। उनके वहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ, उसका नाम था सुजान। सुजान जब छोटी सी बच्ची थी तब एक ही खिलौना उसको दिया जाता था और वो थी चेस। सुजान धीरे धीरे इतनी चेस में मास्टर बन गई कि सुजान जो है उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े। उसके बाद जन्म हुआ सोफिया का। सोफिया और सुजान मिलकर चेस खेलते थे, तो सोफिया ने भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं, क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ प्रैक्टिस करती थी अपनी बहन के साथ। और फिर जन्म हुआ जुडिथ का। जुडिथ को दो कॉम्पिटिटर मिले, सुजान और सोफिया, दोनों ने अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े थे और जुडिथ जो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर इन दोनों बहनों को पीछे रखकर आगे चली गई। तो यहाँ पर लेस्लो पोलगार ने जो एक्सपेरिमेंट किया, अपने बच्चों को चेस के सिवाय कोई और खिलौना दिया ही नहीं। घर में कहीं पर भी आप जाए, आपको हर जगह पर चेस के साथ जुड़े हुए कुछ ना कुछ, चेस के साथ जुड़ी हुई बुक्स, फोटोग्राफ्स, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, रूल बुक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें घर पर मिलती थी। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि बच्चे चेस में इंटरेस्ट लेने लगे। और ये सुजान, सोफिया और जुडिथ, अगर आप इनको गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तीन बहनों ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े हैं। तो पेरेंट्स ने क्या किया? पेरेंट्स ने एक ऐसा कल्चर जो है वो अपने घर पर पैदा किया। फिर एक एग्जांपल देना चाहूँगा, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। प्रोग्रेस ऑल ऑफ द सडन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, आजकल सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐसे ही दिए जाते हैं। सब फास्टेस्ट तरीका वेट लूज़ करने का या फिर वेट गेन करने का, मसल्स बनाने के लिए बेस्ट प्रोग्राम्स, इज़न्ट इट, ये सारी चीज़ें फास्टेस्ट और सबसे बेस्ट, और ये सारी चीज़ें हमें बेची जाती हैं। लेकिन हैबिट्स और सक्सेस जो हैं वो धीरे धीरे ही डेवलप होते हैं, ये इनका एक साइंस है। जेरी उल्समैन नाम के एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के, फिल्म फोटोग्राफी बच्चों को पढ़ाते थे और उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप जो है उनको क्वांटिटी के ऊपर फोकस करने को बताया गया और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी के ऊपर फोकस करने को बताया गया। क्वांटिटी वाला जो ग्रुप था उनके लिए ये था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें खींचनी है और जितनी अच्छी तस्वीरें वो खींचेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो 1,000 तस्वीरें खींचेंगे तो उन 1,000 तस्वीरों में से बेस्ट तस्वीरों को साइड में रखा जाएगा और उन बेस्ट तस्वीरों के आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। एक ग्रुप था क्वालिटी वाला कि वो भले ही 2 तस्वीरें खींचे लेकिन बेस्ट क्वालिटी की तस्वीरें खींचे। अगर मैं आपको पूछूं तो आप बताएंगे कि क्वालिटी वाला ग्रुप ही जीता होगा, लेकिन रियलिटी यह है कि क्वांटिटी वाला ग्रुप जीत गया। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि क्वांटिटी वाला जो ग्रुप था वो एक्शन में था, वो कुछ चीज़ें कर रहे थे। क्वालिटी वाला ग्रुप जो था वो सिर्फ चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि बेस्ट तस्वीर खींचने के लिए चलिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पर जाते हैं, ट्रैफिक वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो ये आइडियाज़ ही कलेक्ट करते रहें, 1 महीने तक वो सिर्फ सोचते रहें वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे। और जो क्वांटिटी वाला ग्रुप था वो हर रोज़ 200-300 तस्वीरें जो हैं वो निकालते गए और उसमें से उन्होंने बहुत सारी अच्छी तस्वीरें निकाली। और जो क्वालिटी वाला ग्रुप था उन्होंने कुछ ऐसा कोई ख़ास काम ही नहीं किया था। तो द थिंग इज़ कि गोल सेट करना, बातों को समझना, ये सारी चीज़ें हैं एक तरफ, इसी के साथ साथ आपको एक्शन भी उठानी पड़ सकती है। मैं आपको कितना भी मोटिवेट क्यों ना करूं, मैं आपके साथ कितनी भी मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में बात ना कहूं, मैं आपको रिसर्च दे सकता हूं, आपको सामने फैक्ट्स रख सकता हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं होगी अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। तो फिर ये सारी जो डिस्कशन है इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ध्यान रखिए कि एक्शन जो हैं, जब आप स्टार्ट करेंगे तब आप बेस्ट स्टूडेंट शायद ना हो, जब आप स्टार्ट करें तब आप बेस्ट टीचर ना हो, आप बेस्ट जो भी प्रोफेशन है आपका वो शायद आज आप ना हो, लेकिन अगर उसकी शुरुआत कर देंगे और कंसिस्टेंटली उस चीज़ को करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप उसमें बेटर बनते जाएंगे। और जो इसकी सफलता की जो चाबी है वो परफेक्शन नहीं है, वो है रिपीटेशन, बार बार उसी चीज़ को करते जाना, राइट। रिपीट, जब भी आप किसी भी चीज़ को करते जाएंगे धीरे धीरे करके आपके दिमाग में भी उसके फिजिकल चेंजेस होते जाएंगे। ये टैक्सी को शायद आपने देखा होगा, इसको लंदन कैब कहते हैं, ब्लैक कैब भी इसको कहा जाता है। ब्लैक कैब के जो ड्राइवर हैं इसका लाइसेंस हासिल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि
आपको 3-4 साल की स्टडी करनी पड़ती है। इसकी सिस्टम ऐसी है कि कोई भी पैसेंजर आपकी कार में बैठकर आपको सिर्फ एड्रेस बताएगा, और उस मीन्स ये जो ब्लैक कैब के ड्राइवर्स हैं उनकी स्टडी आप देखिए, 3-4 साल वो लंदन की जो गलियां हैं, लंदन की जो स्ट्रीट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, एड्रेसेस को स्टडी करते हैं, और ये स्टडीज़ से उनके दिमाग में एक फिजिकल चेंज भी हो जाता है। उनकी जो मेमोरी, जो जिसको हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेविगेशन और ये सारे रास्ते और ये सारी चीज़ें याद रखना जो है वो हमारे दिमाग का हिपोकैम्पस वाला पार्ट जो है वो करता है। तो ये स्टडी के बाद उनका जो हिपोकैम्पस है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज़ में। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारे मसल्स बड़े हो जाते हैं, इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को आप रिपीटेटिवली करते जाएंगे तो आपके दिमाग का वो जो पार्ट है वो भी बड़ा हो जाएगा, तो आप उसमें और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये चीज़ जो है वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक हो जाएगी। एक रिसर्च भी कंडक्ट की थी, इंग्लिश फिलोसोफर थे जॉर्ज एच लेविस ने। उन्होंने बताया है कि अगर आप चीज़ों को बार बार कर, कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टी आपको फेस होगी, लेकिन अगर वो डिफ़िकल्टी का फेज़ आपने पास कर लिया तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आप सीखते जाएंगे, आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कॉमन सेंस और साइंटिफिक एविडेंस दोनों चीज़ें इसी बात के ऊपर इशारा करते हैं कि रिपीटेशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैबिट के साथ भी यही होता है कि अगर आप किसी चीज़ को रिपीट करते जाएंगे तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ए तक, फिर धीरे धीरे बी तक पहुँचेंगे, और एक ऐसा वक्त आएगा कि जो आपकी हैबिट है, जो ये जो लाइन है वो आप क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक होने लगेगी। बहुत सारे लोग इसी चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि हैबिट्स जो हैं वो फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है। तो बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है, कोई कहता है 21 डेज़, कोई कहता है 66 डेज़, लेटेस्ट रिसर्च ये कहते हैं 76 डेज़। लेकिन ये सारा टाइम जो है वो मैं मानता हूँ गलत इसलिए है क्योंकि हैबिट का, आदतों का जो रिलेशनशिप है वो टाइम के साथ नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ है, वो रिपीटेशन के साथ है। आप किसी भी चीज़ को अगर एन्जॉय करने लगें, उसका जो बॉर्डम वाला फेज़ है, ये वाला पॉइंट ए तक पहुंच जाए, उसके बाद बी तक पहुंच जाए, तो ये सी तक एक बार पहुंचना जो है वो उतना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में थे, लेकिन यहाँ पर आप पहुंच गए हैं तो आपने कुछ हासिल कर लिया है। यहाँ तक पहुँचे तो आपने बहुत सारा हासिल किया, और यहाँ तक पहुँच गए तो आपकी एक नई हैबिट जो है वो डेवलप हो गई है। तो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें साइड में रह जाती हैं। आपकी कंसिस्टेंसी जो है, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कितनी बार हर रोज़ करते हैं, या फिर एवरी सिंगल डे अगर किसी चीज़ को करते हैं, चाहे स्टडीज़ हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, व्हाटएवर इट इज़, राइट, आप उसमें धीरे धीरे करके बेटर होते जाएंगे। और बदलाव तभी इजीली हो सकते हैं जब हम उन सारी चीज़ों को एन्जॉय करने लगे। यू हैव टू मेक श्योर, आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, आपको टेक्निक्स निकालनी पड़ेगी जिससे आप उस चीज़ को एन्जॉय कर सकें। आप कैलेंडर में चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने आपका जो कमरा है वहाँ पर आपके पर्सनल मंत्रा जो हैं वो लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अब से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वो शर्त लगाते हैं, और अगर एक बहुत बड़ी पार्टी आपको फिर देनी पड़े, ऐसी शर्त है, तो फिर शायद वो चीज़ आप ना करें, क्योंकि पनिशमेंट जो है वो काफ़ी पेनफुल हो जाएगी। न्यूयॉर्क में यही किया गया था कि लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते थे, तो पेनल्टी इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी ज़्यादा की गई कि लोग जो हैं वो पनिशमेंट के डर से चीज़ मीन्स वो जो सीट बेल्ट पहनना जो है वो उनकी हैबिट का फिर पार्ट बन गया। तो फिर उनको फिर उसमें मीन्स इतना ज़्यादा पुलिस वालों को फोर्स भी नहीं करना पड़ा, उनकी मीन्स एक पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी तो भी। तो ऐसे कुछ तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट से ही सारी चीज़ें होगी, पनिशमेंट भी हो सकती है, पर्सनल मंत्रा भी कर सकते हैं, कैलेंडर में नोट डाउन करना, अपने गोल्स को लिख डालना, या फिर प्रिंट आउट निकाल कर आपके डेस्क के ऊपर या फिर आपके रूम में उस चीज़ को स्टिक कर देना, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो। एक और चीज़, और अब हम इस डिस्कशन के अंत तक नियरली पहुंच ही गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो क्षमता है, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 तस्वीरें हैं, एक है माइकल फेल्प्स, दुनिया के बेस्ट स्विमर में से एक लेजेंडरी स्विमर, और एक है एक बहुत अच्छे लॉन्ग डिस्टेंस रनर, इनका नाम है हशीम एल गुरेरो। अब इन दोनों की जो बॉडी है उनके ऊपर अगर आप फोकस करें तो जो स्विमर हैं, स्विमिंग के लिए आपको चाहिए जो अपर बॉडी है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए। स्विमिंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लंबे हाथ हों,
आपकी चेस्ट जो है उसकी साइज़, आपके लेग्स भले ही छोटे क्यों ना हो इन कंपैरिजन विथ योर अपर बॉडी, लेकिन अपर बॉडी अच्छी है तो फिर आप अच्छे स्विमर बन सकते हैं। इन द सेम वे एक डिस्टेंस रनर जो हैं उनकी अपर बॉडी भले ही थोड़ी शॉर्ट क्यों ना हो, लेकिन उनके लेग्स जो हैं अगर लॉन्ग हैं तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो हैं वो बन सकते हैं, इज़न्ट इट? तो आपकी जो भी क्षमता है, अगर आप जो भी सब्जेक्ट में, जिस भी फील्ड में, कोई अच्छा अगर एक सिंगर है, अगर आप में सिंगिंग की क्वालिटी है और अगर आप क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे तो आप कभी भी अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं और फिर आप सिंगिंग पर फोकस करेंगे तो फिर वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि जो राइट फील्ड है वो आप चूज़ करें, और राइट फील्ड के लिए पेरेंट्स जो हैं उनको अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपोजर, उनको अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का मौका देना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे जो हैं वो इन सारी चीज़ों को मीन्स एक्सप्लोर कर पाएंगे। उनको पता चलेगा कि रनिंग में वो अच्छा नहीं है तो स्विमिंग ट्राई कर सकते हैं, सिंगिंग में अच्छा नहीं है तो राइटिंग ट्राई कर सकते हैं, वट एवर इट इज़, राइट? तो बेसिकली डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं। आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें आज आपने शायद सीखी होंगी। तो मेक श्योर कि आप धीरे धीरे जो हैं चीज़ों को अचीव करें, राइट? स्टेप बाय स्टेप 1% वाला जो रूल है उसको याद रखिएगा। और किसी भी एक चीज़ में मास्टरी जब आ जाए तो फिर आपको नया गोल सेट करना है। तो हैबिट्स और सक्सेस एक ऐसी चीज़ है कि अलग अलग जीवन के टाइम पर एक गोल हासिल किया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और यही सारी जो बातें हमने की हैं, यही सारी बातें होपफुली आपको बहुत काम भी आएगी। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया है तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन टू भव्यदीप सिंह एज वेल एज टू सुमन भाई पटेल कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। जय हिंद।